दोस्तों मैं प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के लिए कौन एलिजिबल है फॉर क्लास 9th। देखो सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो बच्चा मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उसकी जो एज है ना वो 13 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए 2024, मतलब कि मार्च 28 मार्च 2024 से पहले वो 14.5 मतलब 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर ऊपर चला गया तो फिर उसकी मतलब एडमिशन नहीं फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। दूसरी बात है कि जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आता है कि बच्चा क्लास 8th में पढ़ता होना चाहिए। देखो अगर मान लो कि कोई बच्चा क्लास 9th में पढ़ रहा है और उसकी एज अभी है, तो क्या वो फिर से मतलब क्लास 9th में फॉर्म दे दे और फिर से वहाँ जाके क्लास 9th में फिर दोबारा करे? वेल ये भी पॉसिबल है। वो सिर्फ एज देखते हैं। अगर बच्चे की क्लास 9th पास्ड है ना, मतलब 8th पास है, ठीक है, एट द टाइम जब जैसे मान लो कोई बच्चा अभी 9th में पढ़ रहा है तो वो 9th का ही पेपर देना चाहता है। अभी उसके यहाँ पे स्कूल में भी 9th के पेपर होंगे और सैनिक स्कूल में भी 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, तो क्या उसका एडमिशन हो जाएगा? वेल तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आता। मेन है उसकी एज के बीच में आना चाहिए। क्लास अगर एक ऊपर नीचे है तो भी चल जाएगा, मतलब या तो क्लास 8 में पढ़ता होगा या तो क्लास 9th में पढ़ता होगा, ठीक है। और इसका फ़र्क चलो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एज के हिसाब से ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे NDA देगा तो वहाँ पे भी एज के हिसाब से ही मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं। और पेपर सच में टफ़ होता है क्योंकि जो बच्चे ये पेपर पास करेंगे बाद में वही NDA में अपीयर होंगे, फिर वही NDA का पेपर पास करेंगे, ठीक है। और अगर इस मतलब बच्चा अगर ये नहीं कर पा रहा है, सैनिक स्कूल का उसने एग्ज़ाम दिया क्लास 9th में और उसमें उसका मतलब फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज सीटें बहुत कम होती है पूरे क्लास के लिए, सिर्फ 9 सीटें होती हैं। और वो डिपेंड करता है हर ईयर टू ईयर, फिक्स नहीं होता कि इतनी सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी, हो सकता है एक भी ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्कूल होते हैं वो उसमें क्लास 9th में एक भी सीट नहीं है, वो एक्चुअली में पहले ही बता देते हैं कि कितनी सीटें किस स्कूल में हैं। और अगर कोई सीट नहीं है तो फिर आप पेपर दे भी रहे हो तो दूसरे स्कूल सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे भी मुश्किल से 10 सीटें ही होती हैं, ठीक है। तो उनके पास सीधा ऑप्शन होता है कि इसके बाद वो डायरेक्टली ND की तैयारी करें और बिना अपना टाइम वेस्ट किए। क्योंकि जब आप जैसे सैनिक स्कूल में आप आए, बहुत सारे बच्चे लेट होते हैं, तब उनको पता लगता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम भी होता है, फिर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर उन्हें पहले से पता हो, 1-2 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो आराम से निकाल लेंगे। यही केस NDA में भी होता है। अगर आप NDA +2 के बाद तैयारी करोगे तो फिर आपको 1 साल तैयारी करने में लगेगा और फिर आप एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम पे आप 2nd-3rd ईयर में पहुंच जाओगे, अगर साथ में डिग्री भी कर रहे हो। और डिग्री नहीं करोगे तो फिर तैयारी कैसे करोगे? ठीक है, मतलब तैयारी और डिग्री में से दोनों में से एक ही काम कर सकते हो ना, या तो जहाँ पे एकेडमी है वहाँ पे क्लासेस लगाओगे, NDA की नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में क्लासेस लगाओगे, कॉलेजेस में क्लास लगाओगे, दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए जो NDA की सबसे अच्छा तरीका होता है वो 9th के बाद ही आप स्टार्ट कर दो, 10th में +1 में +2 में आराम से 3 साल तैयारी करो। 3 साल नहीं, उसमें 2 ही साल मिलते हैं। +1 में तो वैसे भी एग्ज़ाम हो जाता है NDA का, और अगर आपने 2 साल में अच्छे से तैयारी करके निकाली तो फिर आराम से पहुंच जाओगे। अच्छा, कई बोलते हैं कि जब इतना गैप दिया होता है तो हम जल्दी तैयारी क्यों करें, मतलब कि एक तो 16.5 ईयर से स्टार्ट होकर 19 ईयर तक हम NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बच्चा 16.5 साल का है, एक 19 साल का है, दोनों एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, तो हम लेट भी दे देंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अगर बच्चे का एग्ज़ाम लेट पास करता है कोई भी इंडिया में एग्ज़ाम, तो अभी तो चलो वो सर्विस में है नहीं, अगर चला जाता है ना तो उसको जो हायर रैंक है वो नहीं मिलती। जैसे मान लो एक बंदा है, उसने 16.5 ईयर में एग्ज़ाम पास कर लिया और वो NDA में सिलेक्ट होकर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्रमोशन होगी ना तो होते होते जो बच्चा 16 में गया था ना वो पहले ही आर्मी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो जनरल बनते हैं वो लास्ट के 4 ईयर उनके होने चाहिए, 2 ईयर होने चाहिए, तो उसको वो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे IAS होते हैं तो वो भी कई मतलब कोटा सिस्टम से लेट हो जाते हैं,
ठीक है, कोटा में अनलिमिटेड सीटें मिलती हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, तो वो पेपर देते रहते हैं आराम से 38, 40, 45 तक बन जाते हैं। अगर मान लो बन भी गए, पहले तो इतने साल तक तैयारी करोगे, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचेगा। इतने साल तक पढ़ाई करके क्या करोगे, कोई कुछ काम करो, कुछ अर्न करो, फिर तो बेनिफिट है। ठीक है, इतने साल तक तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो फिर भी कई लोग कर रहे होते हैं, और करके अगर बन भी गए तो उनको थोड़ी टाइम ही मिलेगा। IAS बनने के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा, उसमें छोटी मोटी पोस्टिंग हो जाएगी, जो बड़ी पोस्टिंग है वो तो उनको मिलेगी नहीं, जो बड़ी पोस्ट है वो तो उनको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे। तो किसी भी सर्विस में जाना है, कम से कम एज में जाओ, तो फिर क्या होता है कि आप जो वहाँ की हाईएस्ट पोस्ट है उस डिपार्टमेंट की, जैसे आर्मी में हो तो हाईएस्ट आर्मी में जनरल की पोस्ट है, और अगर IAS हो तो IAS में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है। ठीक है, तो वो आप अचीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।